Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning Hub. This video is about chapter number first, some basic concepts of chemistry class 11th. बट उसका टॉपिक नंबर है सेकंड, नेचर ऑफ मैटर. ठीक है, पिछले लेक्चर वीडियो में हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में. तो आज हम इस लेक्चर वीडियो में नेचर ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले नेचर ऑफ मैटर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज मैटर. मैटर होता क्या है. तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर. ठीक है, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका खुद का मास होता है, उसे मैटर बोलते हैं. फॉर एन एग्जांपल, ये नोटबुक क्या कर रही है? इतना स्पेस क्या कर रही है? ऑक्यूपाई कर रही है, घेर रही है. और इस नोटबुक का खुद का एक क्या है? मास है. मतलब ये कितनी भारी है. ठीक है, तो हमारी ये नोटबुक क्या हो गई? एक मैटर हो गई. कोई भी चीज़ मैटर हो सकता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका खुद का मास होता होगा. ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम. चेयर होगी, टेबल होगी, बुक होगी, एक्सेट्रा, ऐसे कुछ भी चीज़. ठीक, सो देखिए, तो डिपेंडिंग अपन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, मतलब फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर को अलग अलग पार्ट्स में जो है क्लासीफाई किया गया है. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर्स को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया. सो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर को जो है 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया है. सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 तरीके के मैटर हैं जो क्लासीफाई हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. ठीक, तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट, सॉलिड होता क्या है, लिक्विड होता क्या है और गैस होता क्या है. ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड क्या होगा? सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल. सॉलिड ऐसे मैटर होंगे जो कंप्रेसिबल नहीं होते. कंप्रेसिबल मतलब जिनको हम ऐसे दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते. ठीक है, तो क्या होंगे? दे आर नॉट कंप्रेसिबल. ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं. दूसरा हो जाएगा लिक्विड. क्या होते हैं? लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल. लिक्विड्स क्या होते हैं? कंप्रेसिबल होते हैं बट लेस कंप्रेसिबल होते हैं. लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल. लिक्विड्स कंप्रेसिबल होंगे बट लेस कंप्रेसिबल होंगे. ठीक है, और जो गैसेस होते हैं, गैसेस आर वेरी लार्ज कंप्रेसिबल. गैसेस आर वेरी मच कंप्रेसिबल. बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं गैसेस. ठीक है, उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं. ठीक, तो ये ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेस, मतलब हम कंप्रेस किसको कर सकते हैं? सॉलिड्स को हम ऐसे सब्सटेंस होते हैं सॉलिड्स. सबसे पहले डेफिनेशन ही देख लीजिए, दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज लिख लीजिए. सॉलिड्स क्या होते हैं? दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड्स ऐसे मैटर होते हैं जिनका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम सॉलिड. दूसरा क्या होता है? लिक्विड्स लिख लीजिए. दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बट नॉट अ फिक्स्ड शेप. कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता लिक्विड्स का, बट उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड अमाउंट का होता है. ठीक है, तीसरे होते हैं गैसेस. गैसेस क्या होते हैं? दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. गैसेस जो होते हैं उनका ना ही कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही कोई फिक्स्ड वॉल्यूम होता है. ठीक है, तो ये हो गए सॉलिड, लिक्विड, गैस. अब देखिए, सॉलिड्स क्या होते हैं? कंप्रेसिबल नहीं होते हैं. लिक्विड्स क्या होते हैं?
एंड जो गैसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मच कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। अब देखिए सॉलिड, जैसे हम सॉलिड में एग्जांपल ले लेते हैं आइस क्यूब। जब हम आइस क्यूब देखते हैं तो आइस क्यूब्स के बीच में जो है उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में कोई ना कोई स्पेस होती है क्या, एक साथ सख्त हुआ ना, जैसे हम ले लेते हैं पत्थर क्या होता है, पत्थर के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेस होती है क्या, नहीं होती। तो लिखेंगे सॉलिड्स डज नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती। सॉलिड्स डज नॉट हैव इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक। और लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या हुए, लिक्विड्स हैव फ्यू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, मतलब इसमें फ्यू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, ठीक है, कुछ ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होंगी। अब नेक्स्ट हमारा गैसेस क्या होते हैं, वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, या हम लिख सकते हैं हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, बहुत ही ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, ठीक है, गैसेस में। नेक्स्ट हमारा है चौथा, नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, तो हम लिखेंगे इसलिए उनके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती, सारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे के साथ, इसीलिए वो एक सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और लिक्विड्स में क्या हो जाएगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, या हम लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लिख सकते हैं, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा लिक्विड्स में। और गैसेस में क्या हो जाएगा, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा गैसेस में, इसीलिए गैसेस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठीक है। अब हम कुछ डायग्राम से डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे हमने एक बनाया, ये हमारा सॉलिड, इसके बीच में इसके अंदर मैं सॉलिड के पार्टिकल्स बनाए, तो सॉलिड के पार्टिकल जो होते हैं ऐसे होते हैं, ये इनके बीच में ना कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ना कोई स्पेस होती है, और न ही कोई क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब देखना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इसलिए टाइटली पैक्ड हैं एक दूसरे के साथ सारे पार्टिकल्स, और कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, मतलब कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है इनके बीच में, कोई भी स्पेस दिख रही है मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं है, इसीलिए वो एक सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं। और सॉलिड्स का क्या होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है, मतलब एक ही फिक्स्ड शेप होगा और एक ही जैसा फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। दूसरा हम बनाते हैं लिक्विड्स को। अब लिक्विड्स में क्या होता है, लिक्विड्स में होता है एक मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, मतलब उतने भी दूर दूर नहीं होते, बट थोड़े दूर होते हैं। लिक्विड्स में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होती है, कुछ थोड़ी ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगी मॉलिक्यूल्स के बीच में। और क्या होगा, इनका फिक्स्ड वॉल्यूम तो रहता है बट कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता। अगर जैसे हम एक गिलास में पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी हमने गिलास में लिया, तो उस गिलास का शेप गेन करेगा वो वाटर, उस वाटर का शेप कैसा हो जाएगा, उस ग्लास के शेप के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। बट हमने जैसे उसी 1 लीटर के पानी को अगर हमने कटोरी में डाला, तो उसमें क्या हो गया, उसने कटोरे का शेप ले लिया, उसने बाउल का शेप ले लिया, बट उसका शेप क्या, तो इसलिए मैंने बोला कि शेप क्या रहता है लिक्विड्स का, फिक्स्ड नहीं रहता, बट वॉल्यूम क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है। अब बाउल में मैंने 1 लीटर पानी डाला, उसी पानी को मैंने गिलास में डाला, तो दोनों क्या रहे, लीटर तो एक ही लीटर रहा ना, पानी तो एक ही लीटर रहा, पानी का वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हुआ, उसका बस शेप चेंज हुआ है। तो लिक्विड्स में ये होता है, और उनके बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए वो जो है थोड़े दूर दूर होते हैं एक दूसरे से। कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा दूरी पे रहेंगे, ठीक है। इनमें स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टाइटली पैक्ड रहते हैं। तीसरा हमारा आता है गैसेस में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ऐसे रहते हैं गैसेस में। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ही दूरी पे रहते हैं, तो इनके बीच में जो है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है इन दोनों के बीच में, ठीक है। एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर, कैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे इतनी दूरी से। और इनका कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होता, कोई भी ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही हाई होती है इनके बीच में। देखिए एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर, इनके बीच में कितनी सारी स्पेस है, ठीक है। तो ये कुछ
ये तो फिजिकल बेसिस पे जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैटर को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया। अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मैटर्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है। पहला होता है हमारा मिक्सचर्स और दूसरा होता है हमारा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर नाम से ही पता चल रहा है, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ को एक साथ क्या कर देना, मिक्स कर देना, उसको बोलेंगे हम मिक्सचर। तो लिख लीजिए मिक्सचर, इट कंटेन मोर देन वन काइंड ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स लिख लेते हैं, मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स which are not combined with fixed proportion, अब देखिए मिक्सचर्स होते क्या हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं? मिक्सचर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स को मिक्स करके बनते हैं। उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं मिक्सचर्स। और मिक्सचर्स जब भी बनता है ना, मिक्सचर में जो है कोई भी जो चीज़ को मिक्स करके बनाया होगा, जैसे हमने 2 चीज़ को मिक्स करके एक मिक्सचर बना दिया, ठीक है। अब मिक्सचर में क्या होता है, वो दोनों चीज़ जिनको हमने मिक्स किया वो दोनों जो है फिक्स्ड प्रपोर्शन में मिक्स नहीं किए गए होंगे, मतलब फिक्स्ड रेशियो में नहीं डाले गए होंगे। जैसे हमने मिल्क को ले लिया, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मिल्क। जैसे हमने मिल्क ले लिया, अब हमें पता नहीं है कि उस मिल्क में किस रेशियो में वाटर ऐड किया है और किस रेशियो में दूध है, ठीक है। किस रेशियो में मिल्क में एक्चुअल में प्योर मिल्क है और किस रेशियो में वाटर ऐड किया है ये हमें पता नहीं है। बट मिल्क क्या है? एक मिक्सचर है। किसका? वाटर और मिल्क का एक मिक्सचर है मिल्क, ठीक है। तो मिक्सचर वो सब्सटेंस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को कंबाइन करके या मिक्स करके फॉर्म होते हैं, बट उनमें जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होते हैं वो कंबाइंड नहीं होते हैं विद अ फिक्स्ड रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन नहीं होते हैं। हम एग्जांपल ले सकते हैं, मिक्सचर मिल्क हो गया हमारा, और हाँ बस मिल्क, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे एक और ले लेते हैं, सी वाटर हो गया। अब हमें पता नहीं है ना सी वाटर में किस रेशियो में सॉल्ट ऐड होता है और किस रेशियो में वो वाटर है, हमें ये पता नहीं है। तो ये बट है तो एक मिक्सचर, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करके बना है तो एक मिक्सचर, बट उसका रेशियो क्या नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। तो इस तरीके के सब्सटेंस को हम बोलते हैं मिक्सचर्स, ठीक है। अब 2 तरीके के मिक्सचर होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर। 2 कौन कौन से तरीके के मिक्सचर्स होते हैं? पहला होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर एंड दूसरा होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब बताइए व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? होमोजीनियस मिक्सचर होते क्या हैं? इन होमोजीनियस मिक्सचर compounds are completely mixed with each other and its composition is uniform throughout the mixture। मतलब ऐसा मिक्सचर, इन होमोजीनियस मिक्सचर जिन कंपाउंड्स को या जिन एलिमेंट्स को मिक्स करके वो मिक्सचर बनाया गया है। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? इन होमोजीनियस मिक्सचर कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स कंप्लीटली मिक्स with each other and its composition is uniform। और उसका कंपोजिशन क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है थ्रू आउट द मिक्सचर। या हम इसको कंपाउंड्स भी बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर एक इस तरीके का मिक्सचर होता है जिसमें मिक्सचर के मतलब जो मिक्सचर हमने बनाया है
उसके सारे कंपोनेंट, उस मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने शुगर और सॉल्ट सोल्यूशन बनाया, क्या बनाया, शुगर सोल्यूशन बनाया, सॉरी शुगर सोल्यूशन अगर हमने बनाया, इसका एग्जांपल हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर का शुगर सोल्यूशन। अब शुगर सोल्यूशन कैसे बनेगा, शुगर और वाटर को ऐड करके बनेगा ना शुगर सोल्यूशन। जब हम वाटर में पानी में चीनी डालते हैं और उसको घोलते हैं तो क्या होता है, पानी में चीनी जो है कम्प्लीटली क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि चीनी नीचे बैठ गई और पानी ऊपर रह गया, ऐसा नहीं होता। कम्प्लीटली चीनी जो है वाटर में क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके के सोल्यूशन को हम बोलते हैं, इस तरीके के मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स जो हैं एक दूसरे से जो है यूनिफॉर्मली डिजॉल्व हो जाएं, एक दूसरे में पूरी तरीके से घुल जाएं। इस ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दूसरा आता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता क्या है, देखिए इसमें क्या होता है, इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर, या लिखिए इन दिस मिक्सचर the components are not completely dissolve, मतलब जो कंपोनेंट्स होंगे वो completely dissolve नहीं होंगे, एक दूसरे में completely dissolve नहीं होंगे, and their composition are not uniform, और उनका composition क्या नहीं होगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं सॉइल सोल्यूशन। हेट्रोजीनियस मिक्सचर एक इस तरीके का मिक्सचर होता है जिसमें मिक्सचर के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। फॉर एन एग्जांपल हमने सॉइल सोल्यूशन ले लिया, या हम ले सकते हैं सैंड सोल्यूशन, सैंड ले लो सॉइल ले लो एक ही बात है। अगर हमने सैंड सोल्यूशन लिया, मिट्टी को पानी में घोला, तो क्या होता है, मिट्टी घुल तो जाता है बट कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मिट्टी में जितने भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, वो सारी क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है एट द बॉटम ऑफ द ग्लास के बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं, बैठ जाती हैं। तो और पानी क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ रह जाता है। तो अब हम देख सकते हैं कि उस ग्लास में नीचे मिट्टी बैठ गई है, ऊपर जो है पानी है, मतलब जो मिक्सचर बनाया हमने वो यूनिफॉर्मली डिसॉल्व, एक दूसरे में उसके कंपोनेंट कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुए। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते एक दूसरे में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्योर सब्सटेंस। ये तो हमने मिक्सचर के बारे में पढ़ लिया। अब दूसरा आता है हमारा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस होते क्या हैं, प्योर सब्सटेंस क्या हुए, प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक सिंगल तरीके के एलिमेंट्स को ही मिलकर बनते हैं। प्योर है ना, नाम से ही पता चला ना प्योर, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होगी, प्योर होगा। जैसे हमने ले लिया एक कॉपर ले लिया, अब उस कॉपर में जो है हमने कॉपर ले लिया, कॉपर में क्या प्रेजेंट होंगे, कॉपर के ही तो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे ना, एल्यूमिनियम के एलिमेंट्स थोड़ी ना प्रेजेंट होंगे कॉपर में क्या प्रेजेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉपर के एलिमेंट्स ही प्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके के मिक्सचर को हम बोलते हैं, इस तरीके के सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, जो एक सेम काइंड के या एक सिंगल एलिमेंट से मिलकर फॉर्म होते हैं। डेफिनेशन लिखिए, प्योर सब्सटेंस consist of a single type of particles। प्योर सब्सटेंस में एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स ही होते हैं। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, हमारा प्योर कॉपर हो गया, प्योर सिल्वर हो गया, या प्योर गोल्ड हो गया। ठीक है, इन सभी में जो है क्या प्रेजेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्या हो गया, कंपाउंड्स हो गया। अब कंपाउंड्स क्या होते हैं, नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड्स क्या है देखना, अ प्योर सब्सटेंस consisting
A pure substance consisting two or more than two elements combine together in a fixed ratio by mass. देखिए कंपाउंड्स क्या हो गए? कंपाउंड्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलकर बनते हैं. कंपाउंड्स कैसे फॉर्म्ड होता है? दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब एक साथ कंबाइन होते हैं तो उनसे क्या फॉर्म होता है? हमारा एक कंपाउंड फॉर्म होता है. ठीक है, बट जो वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं या मिक्स हो रहे हैं, वो एलिमेंट्स जो होंगे हमेशा फिक्स्ड रेशियो में होंगे. हमेशा किस रेशियो में कंबाइन होंगे? फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होंगे. ठीक है, तो कंपाउंड्स ऐसे प्योर सब्सटेंस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कंबाइन होकर मिलते हैं एंड दीज एलिमेंट्स आर टुगेदर कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड. हमने क्या लिया? कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक कंपाउंड है. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? हमारा कंपाउंड. अब कार्बन डाइऑक्साइड किन दो एलिमेंट्स को मिलकर बना है? एक कार्बन और एक ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए तो क्या फॉर्म हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ. और कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स थे, कंबाइन हुए, क्या फॉर्म हुआ? कंपाउंड फॉर्म हुआ. ठीक है, एक कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ. बट जो एक कंपाउंड फॉर्म होता है ना, इस कंपाउंड में इन दोनों एलिमेंट्स के जो है फिक्स्ड रेशियो, दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन हुए होंगे. जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है कार्बन और ऑक्सीजन से, सो कार्बन और ऑक्सीजन जो है 3:8 के फॉर्म पे जो है कंबाइन होते हैं. 3:8 के फॉर्म पे कंबाइन होते हैं बाय मास. ठीक है, 3:8 के कॉम्बिनेशन से जो है ये दोनों कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाते हैं. तो एक फिक्स्ड रेशियो, जब भी कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे तो उनका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा 3:8. तो इनको हम बोलते हैं कंपाउंड्स. नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट्स. प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट ठीक है, मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और हम उन्हें किन किन तरीके से मेजर कर सकते हैं. बेसिकली 2 टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती है. पहली प्रॉपर्टी होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? These are those properties which can be measured without changing their identity or composition. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं मैटर की जिसमें मैटर की न तो उसकी आइडेंटिटी चेंज होती है न ही उसका कंपोजिशन चेंज होता है. जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में हो जाएगा हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस की मेल्ट होना. ठीक, अब आइस पहले क्या था? एक लिक्विड, एक क्रिस्टल था. क्रिस्टल जो किससे मिलकर बना था? वाटर के ही जमने से क्या बनती है? आइस बनती है. आइस जमी तो आइस वो उसका क्या था? फ्रीजिंग पॉइंट था. अब आइस जमी, आइस जम के क्या हुई? मेल्ट हुई. किस में कन्वर्ट हुई? वाटर में ही तो कन्वर्ट हुई. आइस से कोई दूसरा सब्सटेंस थोड़ी ना फॉर्म हुआ. आइस भी एक वाटर का ही एक सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म पे था, वाटर ही सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म पे था और पिघल के हमें वापस से क्या मिला? आइस, वाटर ही तो मिला. सो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक एग्जाम्पल हो गया. ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी बोला मैंने जिसमें किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी या उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है. ऐसी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगी हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दीज आर दोज प्रॉपर्टीज जिसमें क्या होता है? केमिकल चेंज अगर होते हैं और उनकी आइडेंटिटी और उनका कंपोजिशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है. केमिकल प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसमें आइडेंटिटी और कंपोजिशन, किसी भी सब्सटेंस की आइडेंटिटी और उसका कंपोजिशन कंप्लीटली क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है. जैसे हम क्या ले सकते हैं? बर्निंग ऑफ पेपर ले सकते हैं. ठीक है, पहले क्या था? वो एक कंप्लीट पेपर था. वो पेपर की अलग कुछ ना कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी. वो पेपर बर्न होके कि किस में कन्वर्ट हुआ? ऐश में कन्वर्ट हुआ. अब उस ऐश की कुछ अलग प्रॉपर्टीज होंगी तो उसकी आइडेंटिटी भी चेंज होगी एज वेल एज उसका कंपोजिशन भी चेंज होगी.
तो ये होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारी मेजरिंग एंड फिजिकल क्वांटिटीज़। मतलब हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम दो तरीके से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, टू टाइप्स से, दो तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं। पहला टाइप हो जाएगा हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू से एक तो मेज़र कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, दूसरा हो जाएगा यूनिट्स, या तो यूनिट्स के हिसाब से हम उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम बताएं कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले लो, ठीक है, वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो आसान है समझना। यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स एक स्टैंडर्ड है। इट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड लिया जाता है उसको यूनिट बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंस चूजन टू मेज़र एनी फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जो स्टैंडर्ड लिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट टाइम जो है 1971 में, इन 1971 फर्स्ट टाइम एक फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस थी, क्या थी, 1791 में फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने डिस्कवर किया था सिस्टम, एक सिस्टम डिस्कवर किया था जिसको द मैट्रिक सिस्टम बोला जाता है। द मैट्रिक सिस्टम को 1791 में डिस्कवर किया था फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम में ग्राम का यूज़ किया गया मास को मेज़र करने के लिए, मीटर का यूज़ किया गया लेंथ को मेज़र करने के लिए, एंड वॉल्यूम का यूज़ किया गया लीटर को मेज़र करने के लिए, ठीक है। इस फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस ने सबसे पहले डिस्कवर किया था क्या, मैट्रिक सिस्टम। उस मैट्रिक सिस्टम में क्या हुआ, ग्राम का यूज़ किया गया मास को मेज़र करने के लिए। अभी भी वही चल रहा है, ग्राम का यूज़ करते हैं मास को मेज़र करने के लिए। और लेंथ का यूज़ किया गया था किसको मेज़र करने के लिए, मीटर का यूज़ किया गया था लेंथ को मेज़र करने के लिए, एज वेल एज वॉल्यूम का यूज़ किया गया लीटर को मेज़र करने के लिए, ठीक है। और फिर इंडिया में इस सिस्टम को अडेप्ट किया गया 1957 में। 1791 में फॉर्म हो गया था ये सिस्टम, बट इंडिया ने इसको 1957 में इस सिस्टम को अडेप्ट किया, और अभी भी यही सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये पहला सिस्टम था मैट्रिक सिस्टम। दूसरा एक आता है हमारा एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम हम बोलते हैं ना एसआई यूनिट, तो ये एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। क्या है एसआई यूनिट, एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको अडेप्ट किया था 1960 में। इन 1960 इट वाज अडप्टेड, इसको क्या किया गया, एडप्ट किया गया, ठीक है। और अभी भी एसआई सिस्टम ही चलते आ रहा है, सीजीएस सिस्टम भी चलता है, एमकेएस सिस्टम, सारे सिस्टम चलते हैं इंडिया में, ठीक है। तो जैसे हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी, जैसे लेंथ हो गया, जैसे हमारी लेंथ होगी, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है ना, और मीटर होती है, इसको हम स्मॉल एम से दिखाते हैं। वैसे हमारा हो गया मास की ऐसा यूनिट हम बोलते हैं कि केजी है, इसको किलोग्राम है, इसको हम केजी से दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा टाइम की ऐसा यूनिट होती है हमारी सेकेंड, इसको हम स्मॉल एस से दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा टेम्परेचर की ऐसा यूनिट हम बोलते हैं कि क्या होती है, केल्विन होती है, इसको हम स्मॉल कैपिटल के से दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा करंट की ऐसा यूनिट हम क्या बोलते हैं, एम्पेयर है, इसको हम कैपिटल ए से दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हम बोलते हैं ना, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला को हम स्मॉल सी डी से डिनोट किया जाता है, नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को काहे से मेज़र करते हैं हम, ऐसा यूनिट होती है उसकी मोल, इसको मोल से ही मेज़र किया जाता है, ठीक है। ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी ऐसा।
अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन और सेल्सियस स्केल के बीच में क्या रिलेशनशिप है? क्वेश्चन आता है इससे कि फॉर्मूला निकालो, इतने केल्विन को इसमें कन्वर्ट करो, इतने सेल्सियस को इतने केल्विन में कन्वर्ट करो, आता है क्वेश्चन भी। तो केल्विन इक्वल्स टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये फॉर्मूला है केल्विन को सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया केल्विन और सेल्सियस स्केल के बारे में, ये रिलेशनशिप हमारी हो गई, ठीक है। एक और चीज़ है, लोग बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है, 1 एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर, और 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻12 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर। ये भी कुछ क्या है, रिलेशनशिप है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सम कॉमनली यूज्ड क्वांटिटी। कुछ हम कॉमनली जो क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सम कॉमनली यूज्ड क्वांटिटीज़, सम कॉमनली यूज्ड क्वांटिटी। पहली क्वांटिटी होती है हमारी मास एंड वेट। मास एंड वेट। अब बताइए मास क्या होता है, वेट क्या होता है? मास क्या होता है? मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। मास मतलब किसी भी सब्सटेंस का मास अगर हमें बताना है तो हम कैसे बताएंगे कि उस सब्सटेंस में कितना अमाउंट का मैटर प्रेजेंट है, मतलब वो सब्सटेंस कितने मैटर से मिलकर बना है, उसको हम उसका मास बोलते हैं। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट इज नोन एज मास। बट वेट क्या होता है? वेट क्या होता है? वेट एक फोर्स है। इट इज द फोर्स exerted on an object. It is the force exerted on an object by the pull of gravity. By the pull of gravity. वेट क्या है? वेट एक फोर्स है। ये एक फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी में लगता है ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी। जब ग्रेविटी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस में जो है, अर्थ की सरफेस में क्या है? ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो अर्थ वो क्या करती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। नीचे की साइड जो अर्थ की साइड जो है क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। तो जो ग्रेविटी जो पुल लगाती है, जो खींचने वाला जो फोर्स लगाती है किसी भी बॉडी में, उसी फोर्स को हम बोलते हैं उस बॉडी का वेट, ठीक है। उसी फोर्स को क्या बोलेंगे? उस बॉडी का वेट बोलेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी सब्सटेंस का मास जो रहता है वो कांस्टेंट रहता है। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। बट वेट जो होता है वो वेरिएबल होता है। वेट क्या रहता है? चेंज रहता है। जैसे अर्थ में किसी ऑब्जेक्ट का मास, अगर अर्थ में किसी ऑब्जेक्ट का मास जैसे 10 kg मान लो, मास अगर किसी ऑब्जेक्ट का 10 kg है और वेट कुछ और है, ठीक। तो जब वो यूनिवर्स में जाएगा तो उसका मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, 10 kg ही रहेगा। बट उसका वेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ अलग होगा, उसकी वैल्यू कुछ अलग होगी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की यूनिवर्स में विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक है। इसीलिए मास क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। बट जो वेट होता है वो वेरिएबल होता है, क्योंकि वो एक फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट में लगता है ड्यू टू द पुल ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट आता है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी हमारी, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम इज द अमाउंट, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। किसी ऑब्जेक्ट ने कितना स्पेस घेरा है उसी को क्या बोलेंगे? उसका वॉल्यूम बोलेंगे। एसआई यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की? मीटर क्यूब हो जाएगी वॉल्यूम की एसआई यूनिट। तीसरी हमारी आती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या हो जाएगी? डेंसिटी
डेंसिटी होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि इतने वॉल्यूम में कितना मास है, इतना जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में कितना मास है, उसी को उसकी क्या बोलेंगे, डेंसिटी बोलेंगे। इट इज़ द अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम, ये इट इज़ द अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रिलेट करती है किससे, मास से और उसके वॉल्यूम से, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मतलब किसी भी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास हमने रखा है उसी को हम बोलेंगे उसकी डेंसिटी, ठीक। ऐसा यूनिट क्या होती है डेंसिटी की, मास की होती है केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी की हमारी क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारी फिजिकल क्वांटिटी है चौथी, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर होता है मेजर ऑफ, टेम्परेचर होता है मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस, मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। मतलब किसी भी बॉडी के कोल्डनेस या हॉटनेस को मेज़र करना ही क्या होता है, टेम्परेचर होता है। मतलब ये बताना है कि वो बॉडी कितनी कोल्ड है कितनी हॉट है, उसके टेम्परेचर को, उसके बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करना ही हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए 3 तरीके की कॉमन स्केल होती है। टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है 3 तरीके की कॉमन स्केल से। पहली स्केल होती है सेल्सियस स्केल, दूसरी स्केल है हमारी केल्विन स्केल, तीसरी जो स्केल है वो है हमारी फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये 3 तरीके की स्केल से जो है टेम्परेचर को मेज़र किया जाता है। तो केल्विन और सेल्सियस के बीच में रिलेशन है, केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कीप इट इन योर माइंड। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, एंड डिग्री सेल्सियस होता है इसी का जस्ट उल्टा 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये सारे फॉर्मूले क्या हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चंस में जो है यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, कुछ हमारे लॉज आते हैं। क्या, पहला लॉ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कंपोजिशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पहला लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है इस लॉ को सबसे पहले प्रपोज्ड किया था फ्रेंच केमिस्ट एंटोन लैबोशियर ने। इस लॉ को सबसे पहले किसने बताया, किसने प्रपोज्ड किया, एंटोन लैवोशियर ने प्रपोज्ड किया था 1789 में, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, किसी भी फिजिकल और केमिकल चेंज के दौरान टोटल मास जो होता है प्रोडक्ट का वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के, ठीक है। इस लॉ को सबसे पहले 1789 में प्रपोज्ड करने वाले जो केमिस्ट थे वो है एंटोन लैवोशियर। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि मैटर neither be created या mass can neither be created nor be destroyed during any chemical or physical change। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो क्या दिया, 2H2O दिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन होता है 1, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के कितने हाइड्रोजन है, के हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 2 एटम है ना। देखिए बैलेंस हुई है केमिकल रिएक्शंस, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, ठीक है। तो 2 यहाँ पर पहले से ही है इनटू, अब देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, तो एक हाइड्रोजन का मास 1 तो 2 का 2, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 2 ज़ा 32, ये 2 इंटू एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2, प्लस
एक ऑक्सीजन का मास रहेगा 16, तो 2 यहाँ रहा, 16 17 18, ठीक है। यहाँ 2 2 ज़ा 4 प्लस 32, 32 प्लस 4 36, 18 2 ज़ा 36। देखो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल आ रहे हैं मास ऑफ प्रोडक्ट के, तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। दूसरा लॉ है हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या बोलता है, लिखिए। ये लॉ जो है सबसे पहले प्रपोज किया था जोसेफ फ्रॉस्ट ने। किसने प्रपोज किया था? जोसेफ फ्रॉस्ट ने प्रपोज किया था 1799 में प्रपोज किया जोसेफ फ्रॉस्ट ने, ठीक है। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, लिखना, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अ प्योर केमिकल कंपाउंड always contain some elements combined together in fixed ratio by mass, ठीक है। वही है जो अभी तक हम पहले पढ़ रहे थे, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन जोसेफ फ्रॉस्ट ने दिया 1799 में। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड जो है, कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड हमेशा क्या कंटेन करता है, सेम एलिमेंट। जो भी कंपाउंड बनेगा वो किससे बनेगा, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन होकर बनेगा। तो वो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो एक साथ कंबाइन रहेंगे, बोल रहा है एक फिक्स्ड रेशियो में बाय मास। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का पढ़ा था, वो कार्बन और ऑक्सीजन को मिलकर बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो होता है 3:8, और वो हमेशा सेम रहेगा, 3:8 ही रहेगा। तीसरा लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या बोलता है, ठीक है। ये लॉ दिया था सबसे पहले जॉन डाल्टन ने। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय जॉन डाल्टन ने दिया था 1808 में। इन 1808 में जॉन डाल्टन ने ये लॉ को प्रपोज किया। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ when two elements combine to form more than one compounds, लिखिए, when two elements combine to form more than one compound, then the mass, तब जो उनका मास होगा, then the mass of one element which combine with fixed mass of other element, which combine with fixed mass of other element, fixed mass of other element are in simple whole number ratio। ये लॉ सबसे पहले जॉन डाल्टन ने प्रपोज किया था 1808 में। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, और मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म करते, देखो ये 2 एलिमेंट्स हैं, ये 2 एलिमेंट्स एक दूसरे से कंबाइन हुए और क्या फॉर्म किए, 2 या 2 से ज़्यादा, मान लो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स को क्या किया, फॉर्म किया। देन द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो ये एक एलिमेंट का मास हो गया m1, इस एलिमेंट का मास हो गया m1, और इस एलिमेंट का मास हमने ले लिया m1, इस एलिमेंट का मास हमने ले लिया m। ये जो एलिमेंट है ये फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट है, मतलब इस एलिमेंट का मास जो है कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हमें यही बोल रहा है, जब 2 एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं और 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं, तो वो एलिमेंट जो फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हुआ होता है, जो एलिमेंट फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हुआ होता है,
उस एलिमेंट्स का जो रेशियो होगा, जो मास का जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। मतलब इस एलिमेंट का जो भी मास निकलेगा वो m1 मतलब होल नंबर में निकलेगा, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। जैसे 1:2:3:4:5 ऐसे हो सकते हैं। ठीक, ये लॉ यही बोलता है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो वो एलिमेंट जो एलिमेंट फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट्स के साथ कंबाइन हुआ है उसका, इसका जो कंबाइन हुआ है इसका, ठीक है, फिक्स्ड मास वाले का नहीं, जो कंबाइन हुआ है, तो जो कंबाइन हुआ है इस एलिमेंट्स का जो मास होगा वो क्या होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। इसका जितने भी मास निकलेंगे वो सिंपल होल नंबर रेशियो में निकलेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म पे नहीं निकलेंगे, डेसिमल फॉर्म पे नहीं निकलेंगे, सिंपल होल नंबर निकलेगा, एक कंप्लीट नंबर निकलेगा। यही लॉ बोलता है हमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक और आता है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। ठीक, फोर्थ लॉ है हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन ये क्या बोलता है, इस लॉ को सबसे पहले प्रपोज्ड किया था किसने, रिचर्ड ने। इस लॉ को सबसे पहले प्रपोज किया था रिचर्ड ने 1792 में। इट स्टेट्स दैट, ये स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट when two different elements combine separately with a fixed mass of third element, the ratio in which they do so will be the same or same simple multiple। ठीक है, देखिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ये लॉ दिया था रिचर्ड ने 1792 में। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग होता है कि जब when two different elements combine separately with the fixed mass of third element, ये बोल रहा है कि जब दो अलग अलग एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स नहीं, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं सेपरेटली, अलग अलग कंबाइन होते हैं, ठीक है, वो दो एलिमेंट्स अलग अलग कंबाइन होंगे, एक ऐसे एलिमेंट्स के साथ, एक ऐसे एलिमेंट के साथ कंबाइन होंगे जिसका मास क्या है, सेम है। ठीक है, तो जो उनका रेशियो निकलेगा वो सिंपल मल्टीपल में निकलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल है जैसे H2O एंड H2S, ऑक्सीजन और सल्फर दो अलग अलग एलिमेंट हैं, वो एक फिक्स्ड मास वाले थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन हुए हैं, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुए हैं जिनका मास क्या है, फिक्स्ड है। तो यही बोला है इस लॉ में, जो दो अलग अलग एलिमेंट्स सेपरेटली अलग अलग कंबाइन होंगे एक फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट्स के साथ, पहले ऑक्सीजन कंबाइन हुआ फिर सल्फर कंबाइन हुआ, ठीक है, तो बोल रहा है इनका जो रेशियो निकलेगा, जो इनके बीच का जो रेशियो निकलेगा वो सिंपल मल्टीपल में निकलेगा। जैसे इसके बीच का रेशियो हम क्या बोल सकते हैं, दो हाइड्रोजन है तो 2 रेशियो ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2:16 हुआ। अब इधर देखिए 2 रेशियो सल्फर का जो मास होता है वो होता है 32। तो जब हम इसको काटेंगे तो टोटल ऑक्सीजन और सल्फर इन दोनों एलिमेंट्स का जो मास निकलेगा, रेशियो निकलेगा, वो क्या निकलेगा, ऑक्सीजन का ऊपर रेशियो था 16 रेशियो, नीचे क्या आया 32 आया, 16 वन जा 16, 16 टू जा 32। सिंपल रेशियो किस में निकल गए, सिंपल मल्टीपल में निकल गए, 1:2। सिंपल मल्टीपल है ना, ये एक दूसरे के ही मल्टीपल है, 16 टू जा 32। तो वही बोला है इसमें कि जो सेम क्या बोला है कि जो अलग अलग दो, इसमें बोला है कि जो दो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे जब वो एक ऐसे तीसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं जिनका मास जो है फिक्स्ड है बट सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं, तो इन दो एलिमेंट्स का जो रेशियो निकलेगा वो सिंपल मल्टीपल में निकल जाएगा। ठीक है, ये था हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। तो इस वीडियो में आज हमने इतने क्या क्या कंप्लीट किया, एक तो हमने पढ़ा नेचर ऑफ मैटर के बारे में,
दूसरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ी और उनका मेजरमेंट पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ा हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पढ़ा, ठीक है, और कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में भी हमने पढ़ा। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में से आगे को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स पे शेयर कीजिए। थैंक यू।